हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी को बोलते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। होती क्या है, क्या इसका प्रिंसिपल है, कैसे इसके मोलिकुलर वाइब्रेशन देखते हैं, कैसे इसमें हमारे पास उक्सला काम करता है, क्या इसका मेन रोल है उक्सला का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। और अब बात करेंगे इसके बाद हम कैसे हम फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम सारों में यही डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास क्या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है या क्या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन वीडियो है किसका, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का या इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो देखो, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमेशा वो होती है जिस मैटर का इंटरेक्शन हो किसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। अगर मैटर का इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ है वो तो हमारे पास क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हमें पता है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें एक्स रेज भी है, गामा रेज भी है, आईआर भी है, यू भी है, उसमें हर प्रकार की रेज है। तो मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास कोई मैटर है और वो एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को किस रेंज की, इंफ्रारेड रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो वो क्या शो करेगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा या क्या, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा। दोबारा से सुन लो, क्या कहा है मैंने ये कहा है कि अगर मेरे पास कोई भी मैटर है वो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, ईएमआर को एब्जॉर्ब करता है, और किस रेंज की एब्जॉर्ब करता है, इंफ्रारेड रीजन की एनर्जी को या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो वो हमारे पास क्या होगा, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा। तो देखो मैंने लिख रखा है इसके बारे में, पहले तो क्या लिख रखा है, इसकी रेंज वगैरह लिख रखी है, किस किस रेंज में ये लाई करेंगे, कैसे कैसे ये दिखते हैं, कैसे देखते हैं। देखो भाई, अब मैंने लिख रखा है इसमें, देखो, infrared absorption spectroscopy concern the absorption of radiation in the infrared range। क्या कह रखा है कि जो एब्जॉर्ब करेगा वो रेडिएशन को किस रेंज में करेगा, इंफ्रारेड रेंज में, एंड इज प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये कह रहा है कि ये सिंगल मोस्ट वाइडली यूज मेथड है किसके लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द रिकॉर्डिंग द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा इज नोन एज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो रिकॉर्ड करेगा ना इंस्ट्रूमेंट किसको, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा को, उसको बोलेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है भाई, तो यही कह रखा है कि अगर मेरे पास कोई भी मैटर एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इन द रीजन ऑफ इंफ्रारेड रीजन, तो उसको बोलेंगे वो क्या शो कर रहा है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो कर रहा है या क्या, इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो कर रहा है। ठीक है भाई, देखो रीजन लिख रखा है मैंने, रीजन और रेंज ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी 0.8 माइक्रोमीटर से कहाँ 200 माइक्रोमीटर तक है, या अगर सेंटीमीटर में बात करूँ तो 12,500 से कहाँ 5 सेंटीमीटर इनवर्स तक है। अगर मुझे माइक्रोमीटर से किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसका मेरे पास रिलेशन है, क्या रिलेशन है, 10⁻⁴ क्या 4, नीचे क्या जाएगा, सेंटीमीटर वाली टर्म जाएगी, और मेरे पास किस में मिल जाएगा, माइक्रोमीटर में मिल जाएगा। अगर मुझे देखो 5, मेरे पास मान लो मुझे 12,500 को कन्वर्ट करना है किस में, माइक्रोन में, तो 10⁻⁴, नीचे क्या लिखूंगा, 12,500 लिखूंगा, और ये मेरे पास सेंटीमीटर इनवर्स हो गया 12,500। हाँ भाई, और मुझे क्या मिलेगा माइक्रो में, 0.8 माइक्रोमीटर। देखो भाई, ठीक है, तो ये कन्वर्जन के लिए है 10⁻⁴, नीचे जो सेंटीमीटर इनवर्स वाली टर्म है वो, उसको उसमें उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, माइक्रोमीटर। ठीक है, कर लोगे आप लोग। तो हमेशा ध्यान रखना, दो रीजन है, माइक्रोमीटर में है 0.8 से कहाँ 200 माइक्रोमीटर तक। अगर मैं सेंटीमीटर इनवर्स में बात करूँ तो क्या 12,500 से लेके कहाँ 5 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ठीक है, अब देखो आगे लिख रखा है, ये तो मेरे पास ये जो टोटल रीजन है कि इसमें इंफ्रारेड भी आ गया, फार इंफ्रारेड भी, और क्या नियर बाई इंफ्रारेड भी, कि जो नज़दीक होंगे इंफ्रारेड के वो भी और जो दूर होंगे वो भी, ये रीजन तो वो है। लेकिन जो इंफ्रारेड रीजन का है वो क्या है, देखो, बट मोस्ट ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैव ए रेंज ऑफ क्या 2.5 माइक्रोमीटर और क्या 4,000 सेंटीमीटर टू 17.2 माइक्रोमीटर और क्या 580 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो कितना 4,000 से कितना 580 सेंटीमीटर इनवर्स, और कितना 2.5 से लेके कितना 17.2 माइक्रोमीटर। और कई बुकों में लिख रखा होगा 15 या 16 के आसपास, 15 माइक्रोमीटर भी लिख रखा होगा कई बुकों में, या 16 माइक्रोमीटर। ठीक है भाई, आप देखो आगे, अब बात करते हैं कि कैसे मेजर करते हैं। देखो भाई, जो मेरे पास हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं मेजर करूंगा रेंज को, तो 100 सेंटीमीटर इनवर्स में रेंज करूंगा या क्या माइक्रोमीटर में। देखो मैंने लिख रखा है
द वेरियस एब्जॉर्प्शन बैंड इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आर रेफर्ड टू आइदर बाय क्या वेवलेंथ इन माइक्रोमीटर, वेवलेंथ मेजर करूंगा, या किसको वेव नॉन इन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम आएगा उसको या तो मैं किस में मेजर करूंगा, वेवलेंथ में मेजर करूंगा, या किसी में वेव नंबर में मेजर करूंगा। और वेव नंबर की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, और वेवलेंथ की क्या है, माइक्रोमीटर है। ठीक है भाई, अब देखो अब बात करते हैं बेसिक थ्योरी ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसमें बात करेंगे हम मोलिकुलर वाइब्रेशन। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो, मान ली मेरे पास कोई डायटोमिक मोलिक्यूल है AB, अगर मैं बोल दूं कि इनका जो AB का जो बॉन्ड है वो फिक्स है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो मेरे पास A और B के बीच में जो बॉन्ड है वो फिक्स है। फिक्स नहीं है, हमेशा वो जो A और B है, जो एटम A और B हैं वो क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, पहले पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। और अगर मेरे पास AB के बीच में बॉन्ड है तो A और B क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट भी करते रहते हैं। तो अब किसकी बात करेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो मेरे पास A और B है वो बॉन्ड हमेशा फिक्स नहीं रहता, उनके अंदर क्या रहती है, रोटेशनल मोशन भी रहती है और क्या, वाइब्रेशनल मोशन भी होती है। हम किसी भी मॉलिक्यूल में 3 प्रकार की मोशन पढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, XYZ एक्सिस के अलोंग, रोटेशनल मोशन एंड क्या, वाइब्रेशनल मोशन। तो ये क्या रखा है बेसिक थ्योरी में कि जो हमारे पास AB बॉन्ड है उसमें वाइब्रेशनल मोशन भी होंगी। तो हम किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल की मोलिकुलर वाइब्रेशन की बात करेंगे। देखो भाई, बेसिक थ्योरी ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मोलिकुलर वाइब्रेशन, देखो मैं लिख रखा है, देयर आर 2 मेन काइंड्स ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशन। दीज आर क्या, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, स्ट्रेच करना, बॉन्ड को खींचना, और दूसरा हमारे पास क्या है, बेंडिंग वाइब्रेशन, बॉन्ड को क्या करना, बेंड करना। दूसरा हमारे पास क्या है, बेंडिंग वाइब्रेशन, बॉन्ड को बेंड करना, है ना। एक तो क्या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरा क्या, बेंडिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब क्या, मैं बॉन्ड को खींच के, देखो मैंने ये मेरे पास ऑरेंज बॉन्ड है, इसको स्प्रिंग को खींच लिया तो स्ट्रेच हो गया, कंप्रेस करूंगा तो कंप्रेस हो गया, है ना। और एवरेज मेरे पास कोई होगा। तो ठीक है भाई, हम 2 पढ़ेंगे मोलिकुलर वाइब्रेशन में, एक तो क्या स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और एक क्या बेंडिंग वाइब्रेशन। तो पहले बात करेंगे हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बॉन्ड स्ट्रेचिंग की बात करेंगे। देखो मैंने इसमें लिख रखा है, इन ए सिंपल डायटोमिक मोलिक्यूल AB द ओनली वाइब्रेशन विच कैन अकर इज ये क्या, कंप्रेशन और क्या, एक्सटेंशन अलोंग द AB बॉन्ड। ये कह रहा है कि मेरे पास कोई AB बॉन्ड है, उसमें या तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, या क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। उसको क्या बोलूंगा मैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, या क्या, बॉन्ड स्ट्रेचिंग, बॉन्ड को स्ट्रेच कर दिया। देखो भाई मेरे पास ये AB कोई बॉन्ड है ना, तो मैंने अगर उसको एक्सटेंड किया, कंप्रेस नहीं, उसको एक्सटेंशन में किया तो ये हो जाएगा। हाँ भाई, और उसको कंप्रेस करूंगा तो ये, तो मेरे पास 2 प्रकार की स्ट्रेचिंग हो सकती है ना यहाँ, या तो मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ, या क्या उसको कंप्रेस कर सकता हूँ बॉन्ड को। ठीक है भाई, ठीक है। स्प्रिंग देख लो, स्प्रिंग होगा आप लोगों के पास, स्प्रिंग को एक तो क्या कर सकते हैं हम, एक्सटेंड कर सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो स्प्रिंग में मान लिया मेरे पास एक साइड तो क्या है, ए एटम है, बी साइड, दूसरी साइड क्या है, बी एटम है। स्प्रिंग को अगर मैं खींचूंगा तो क्या, एक्सटेंशन होगा, स्प्रिंग को अगर मैं दबाऊंगा तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, है ना। तो स्प्रिंग के भी तो 2 रूल है, जो हुक्स लॉ दिया गया था स्प्रिंग के बेसिस पे दिया गया था। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, उसमें बात करेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है, जब मैं बॉन्ड को स्ट्रेच करूंगा, स्ट्रेच का मतलब क्या, एक्सटेंड करूंगा या कंप्रेस करूंगा, तो सेम डायरेक्शन में एक्सटेंड करूंगा या सेम डायरेक्शन में क्या करूंगा, कंप्रेस करूंगा। ठीक है, तो देखो लिख रखा है इसमें, इट इज द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इन विच मूवमेंट ऑफ एटम विद रेस्पेक्ट टू देखो आगे, टू ए सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल इज इन द क्या, सेम डायरेक्शन। देखो सेम डायरेक्शन मतलब क्या, देखो मेरे पास ये कोई एटम है, ये यहाँ मेरे पास कोई सेंट्रल एटम है, यहाँ मेरे पास कोई दूसरा साइड एटम है, यहाँ भी साइड एटम है। देखो जब मैं बॉन्ड को खींच रहा हूँ बाहर की तरफ, तो देखो दोनों को सेम डायरेक्शन में बाहर की तरफ खींच रहा हूँ। ये कंप्रेस कर रहा था दोनों को, देखो तो किस डायरेक्शन में कर रहा हूँ, सेम डायरेक्शन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का केस, ये भी और क्या, ये भी सेम डायरेक्शन में स्ट्रेच करना, या सेम डायरेक्शन में क्या, कंप्रेस करना। सेम डायरेक्शन में स्ट्रेच का मतलब क्या, एक्सटेंड का मतलब क्या, खींचना, सेम डायरेक्शन बाहर की तरफ खींचना, या भीतर की तरफ क्या, कंप्रेस करना। तो वो दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। अब बात करते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात करते हैं। देखो इसको बोलते हैं, इट इज द स्ट्रेचिंग इन विच वन एटम मूव्स टुवर्ड द सेंट्रल एटम। एक तो अंदर की तरफ, एक को अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, दूसरे को नहीं, एक को तो स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ, और दूसरे को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। वो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये कह रहा है, इट इज द स्ट्रेचिंग इन विच वन एटम मूव्स टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम एंड अदर मूव अवे फ्रॉम इट। एक को अंदर की तरफ क्या, कंप्रेस करेंगे, दूसरे को बाहर की तरफ खींचेंगे। देखो ये रहा, ये एग्जांपल किसका हो जाएगा, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का। ठीक है भाई, कर लोगे। अगर मेरे पास सेम डायरेक्शन में खींच रहे हैं, स्ट्रेच मतलब सेम डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक।
अगर एक को एक्सटेंड कर रहा हूँ एक बॉन्ड को, दूसरे क्या कर रहा हूँ कंप्रेस कर रहा हूँ, तो क्या है एसिमेट्रिक। ठीक है भाई, ये तो था। अब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन में दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम, बेंडिंग वाइब्रेशन या डिफॉर्मेशन। बेंडिंग का मतलब क्या, बॉन्ड को मोड़ देना, बेंड कर देना। मान ली मेरे पास ये एटम है, इसको मैं इस अंदर की तरफ बॉन्ड कर दूं, इसको अंदर की तरफ बॉन्ड कर दूं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक को अंदर कर दूं एक को बाहर कर दूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसकी बात करेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन या डिफॉर्मेशन। कि डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है, उनके दोबारा से बॉन्ड की फॉर्मेशन, बॉन्ड को दूसरी जगह ले जाना। देखो भाई मैंने लिख रखा है, इन ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड क्या हायर मॉलिक्यूल्स देयर कैन बी अनदर टाइप ऑफ वाइब्रेशन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का चेंज आएगा यहाँ। देखो ठीक है, तो देखो यहाँ पढ़ेंगे टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन में, पहले पढ़ेंगे सीजरिंग पढ़ेंगे, रॉकिंग पढ़ेंगे, वैगिंग पढ़ेंगे और ट्विस्टिंग पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं, जो सीजरिंग और रॉकिंग है वो तो क्या है ऑन द प्लेन के है, एक ही प्लेन में बात करेंगे। और ये क्या है आउट ऑफ द प्लेन। अब ये पता होना चाहिए ऑन द प्लेन क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन क्या होता है। ऑन द प्लेन मतलब जहां मेरे पास बॉन्ड है वहीं बात करूंगा, उनको बॉन्ड को ना तो उठाऊंगा ना पलटी लगाऊंगा बॉन्ड की। लेकिन जब मैं आउट ऑफ द प्लेन क्या बॉन्ड को ऊपर भी उठा सकता हूँ नीचे भी उठा सकता हूँ, तो मतलब प्लेन चेंज कर दिया ना बॉन्ड का, तो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, ऑन द प्लेन हो जाएगा। देखो भाई सीजरिंग का मतलब कैची तो देखी होगी आप लोगों ने, कैची का काम करना, अंदर जाना दोनों का। सीजरिंग हो सकता है दोनों का बाहर आना। देखो भाई दोनों अंदर जा रहे हैं, दोनों बॉन्ड को अंदर ले जा रहा तो बॉन्ड एंगल कम होगा ना, अंदर की तरफ जाएंगे। इतना है मान अंदर गए तो इतना हो गया, तो कम हो रहा है बॉन्ड एंगल। या दोनों को क्या ले सकता हूँ, बाहर ले जा सकता हूँ, तो उसको क्या बोलेंगे सीजरिंग। कैची एक बार तो क्या अंदर जाती है, एक बार बाहर खुलती है, एक बार अंदर जाती है एक बार बाहर खुलती है। ठीक है भाई, तो इसको बोलेंगे सीजरिंग कब, जब दोनों को क्या तो या तो दोनों को अंदर ले जाऊं या दोनों को क्या ले जाऊं बाहर ले जाऊं, वो क्या सीजरिंग। और रॉकिंग की बात करूं दोनों को सेम डायरेक्शन में, मैं इस डायरेक्शन में अगर इसको अंदर ले जाऊं तो इसको कहाँ ले जाऊंगा बाहर, और इसको मैं क्या करूं अंदर ले जाऊं तो इसको क्या ले जाऊंगा बाहर, एक को अंदर एक को बाहर, वो क्या होगा रॉकिंग होगा। लेकिन प्लेन में और बॉन्ड को उठा नहीं रहा उसी प्लेन में। मान ली मेरे पास ये ऐसा कुछ है, मान ली मेरे पास दो बॉन्ड है ना, ये सेंट्रल एटम है मेरे पास, तो मैं अगर इसको इस साइड ले जा रहा हूँ, इसको इस साइड ले जा रहा हूँ, तो ये भी कैसे जाएगा इस साइड, तो रॉकिंग होगा, है ना। और अगर मेरे पास ये बॉन्ड है, अगर मैं क्या करता हूँ दोनों को अंदर की तरफ ले जाता हूँ तो क्या होगा सीजरिंग होगा, या दोनों को बाहर की तरफ ले जाता हूँ तो क्या होगा सीजरिंग होगा। ठीक है भाई, समझ गए होगे ना, कि अगर दोनों को सेम डायरेक्शन में बाहर या भीतर ले जा रहा हूं तो क्या होगा सीजरिंग होगा, और एक को भीतर एक को बाहर ले जा रहा हूं तो क्या होगा रॉकिंग होगा। अब बात करते हैं आउट ऑफ द प्लेन, वैगिंग की बात करते हैं। वैगिंग का मतलब क्या, मान ले मेरे पास ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है मेरे पास दो, अगर मेरे पास ये सेंट्रल एटम है, तो अगर मैं यहां से एक बॉन्ड को, दोनों बॉन्ड को ऊपर की तरफ उठा लूं, अब वो तो प्लेन कर दो, दोनों को उठा दो ऊपर की तरफ उठा दिया, मान ली ये दोनों उठा दिया, तो मेरे पास पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ भाई, अगर एक को ऊपर की तरफ उठा लूं और एक को नीचे की तरफ उठा लूं, नीचे नीचे की तरफ धकेल लूं, तो एक तो ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। देखो मैंने यहाँ दो दिखा रखे हैं, आउट ऑफ प्लेन में वैगिंग दिखा रखा है और क्या ट्विस्टिंग। वैगिंग में क्या है, दोनों प्लेन को, दोनों जो साइड आइटम दोनों को ऊपर की तरफ उठाऊंगा, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएंगे, क्योंकि जो प्लेन से ऊपर उठ गए ना, प्लेन में तो है ही नहीं। अब प्लेन में सेंट्रल आइटम है लेकिन ये दोनों नहीं है, दोनों को उठा दिया तो ऊपर की तरफ उठाया, दोनों सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। एक को ऊपर की तरफ उठाया, एक को नीचे की तरफ किया, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव। तो वैगिंग क्या पॉजिटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या दोनों बॉन्ड को ऊपर की तरफ उठा रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या एक को ऊपर एक को नीचे है। ठीक है भाई, तो टाइप ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन की बात करें तो हमने सीजरिंग पढ़ी, यहाँ रॉकिंग पढ़ी, वैगिंग पढ़ी और क्या पढ़ी ट्विस्टिंग पढ़ी। ठीक है भाई, अब बात करते हैं आगे। देखो अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कुछ नहीं है, अगर मैं प्रिंसिपल वही कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है स्पेक्ट्रो, अगर मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अगर वो इंफ्रारेड रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करता है रेंज ऑब्जर्व करता है, तो वो क्या शो करेगा वाइब्रेशनल या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेगा। देखो मैंने लिख रखा है इन द इंफ्रारेड रेंज यूजुअली स्टडीड इतने, देखो अभी इसमें दिखा दिया 2.5 माइक्रोमीटर से क्या 15 माइक्रोमीटर, तो 2.5 से लेकर 17 तक भी हो सकता है, 17.2 तक भी हो सकता है ना। द एब्जॉर्ब एनर्जी ब्रिंग्स अबाउट द प्रीडोमिनेंट चेंज इन क्या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ये कह रहा है कि जो एब्जॉर्ब एनर्जी है इंफ्रारेड रीजन की, जो एब्जॉर्ब कर रहा है मॉलिक्यूल, वो क्या करेगा ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन क्या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। मुझे पता है मेरे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर क्या होते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। आगे देखो, इट इज ऑब्वियस दैट ए गिवन बॉन्ड और ए पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब ओनली, ऑब्जर्व करेगा दैट वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, और किसकी वेवलेंथ के इंफ्रारेड रेडिएशन की, विच आर प्रोवाइड द फोटोन क्या ऑफ दैट पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू राइज द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल टू ए परमिट वैल्यू। ये कह रहा है कि जब मेरे पास वेवलेंथ किसी इंफ्रारेड रेडिएशन की वेवलेंथ की एनर्जी वेवलेंथ ऑब्जर्व करेगा, तो वो प्रोवाइड करेगा क्या पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू राइज द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। किसको राइज करने के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ग्राउंड स्टेट से किस में जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं ना ग्राउंड से कहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ऐसे क्या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल भी क्या ग्राउंड से कहाँ जाएंगे फर्स्ट में जाएंगे। ठीक है भाई, आगे देखो एज द इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ ए स्पेसिफिक वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब्ड। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास
कोई भी रेडिएशन स्पेसिफिक वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करता है एंड एब्जॉर्प्शन सिग्नल इज प्रोड्यूस। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास इंफ्रारेड रेडिएशन की स्पेसिफिक वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है तो कौन सा सिग्नल प्रोड्यूस होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन सिग्नल इज क्या? प्रोड्यूस। 10 infrared spectroscopy based upon the absorption of क्या? infrared radiation by the molecule in accordance with या quantization of vibrational energy set। मुझे पता है जब मेरे पास वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं तो वो क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड होते हैं। क्वांटाइज का मतलब क्या? अगर इसको 50 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता है तो 50 किलो जूल ही एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ये बोलते हैं कि जो हमारे पास क्वांटाइज एनर्जी लेवल होते हैं वो लालची नहीं होते। लालची का मतलब क्या? अगर उसको 50 की जरूरत है तो 50 ही एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसको 100 दे ले, 300 दे ले, 400 दे ले, है ना जी। अगर तूने 50 से 49 दी तो 49 को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्यों? पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेगा। उसको बोलते हैं क्वांटाइज एनर्जी लेवल, कि अगर 50 की जरूरत है तो 50 को ही एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो देखो मैंने लिख भी रखा है 10 इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द मॉलिक्यूल इन अकॉर्डेंस विद द क्वांटाइजेशन ऑफ देयर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। ये कह रहा है अगर 50 किलो जूल की या 100 किलो जूल की एनर्जी की आवश्यकता है तो 100 किलो जूल ही एब्जॉर्ब करेगा। चीज 200 दे ले, 400 दे ले, उसको 1000 दे ले, या अगर 99 दे दी तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कितनी करेगा? 100 ही एब्जॉर्ब करेगा। हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रिंसिपल है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ये यही कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है किसके? इंफ्रारेड रीजन की या इंफ्रारेड रेडिएशन की एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी या वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन सिग्नल क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। और एब्जॉर्प्शन सिग्नल प्रोड्यूस करेगा तो उस एब्जॉर्प्शन सिग्नल को क्या करेगा? शो करेगा वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके कुछ ना कुछ क्वांटाइज एनर्जी लेवल होंगे। क्वांटाइज एनर्जी लेवल क्या होंगे? फिक्स एनर्जी लेवल होंगे। पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है भाई, अब देखो मैंने एक एग्जांपल ले रहा है। देखो मेरे पास कोई भी एल्कोहल का मॉलिक्यूल है, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है कार्बन ऑक्सीजन, क्या मैंने लिखे? कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बेंडिंग, क्योंकि मुझे पता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में बेंडिंग कर सकता हूँ। तो ये सेंट्रल एटम हो जाएगा, तो इस और इसको बॉन्ड बेंड करूंगा तो इनकी बेंडिंग की रेंज दे रखी कितनी? 6.7 से क्या 8.3 माइक्रोमीटर, है ना। अगर मैं इसकी स्ट्रेचिंग की बात करूं इस बॉन्ड की तो इतनी दे रखी 2.7 से क्या 3.3 माइक्रोमीटर। अगर इसकी मैं स्ट्रेचिंग की बात करूं कार्बन ऑक्सीजन की तो कितनी दे रखी है 8.3 से क्या 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, आगे जाके हम सारे एग्जांपल पढ़ेंगे। तो ऐसे बता रखा है अगर मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है इंफ्रारेड रेडिएशन की, तो वो क्या करेगा? स्ट्रेचिंग भी शो करेगा और क्या करेगा? बेंडिंग भी शो करेगा। हमेशा ध्यान रखना। और कौन से एनर्जी लेवल होंगे? क्वांटाइज वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होंगे। पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है भाई, 50 की जरूरत है तो 50 को, 100 की जरूरत है तो 100 की। ठीक है भाई, अब देखो आगे अब बात करते हैं यूनिट्स इन क्या? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या क्या यूनिट होती हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर वेवलेंथ की बात करेंगे तो उसको मेजर करेंगे माइक्रोमीटर में। अगर वेवनोमीटर दे रखा है तो उसको मेजर करेंगे किसमें? सेंटीमीटर इनवर्स में। याद रखना, अगर वेवलेंथ है तो माइक्रोमीटर मेजर करेंगे, वेव नंबर है तो क्या सेंटीमीटर इनवर्स को मेजर करेंगे। और मैंने कन्वर्जन बता ही दिया है वेवलेंथ से माइक्रोमीटर से किस में? सेंटीमीटर इनवर्स में। 10⁴ नीचे क्या सेंटीमीटर इनवर्स और क्या माइक्रोमीटर के बराबर हो, तो कन्वर्जन आप लोग कर लेंगे। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, हुक्स लॉ। किसकी बात करते हैं? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमेशा यही बताता है कि अगर मेरे पास एक से ज़्यादा बॉन्ड है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज़्यादा बॉन्ड है, तो हम सारे मॉलिक्यूल की स्टडी एक साथ नहीं कर सकते। अगर मेरे पास, मान लो मैंने बोल दिया कि मेरे पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, देखो अब इसके पास एक से ज़्यादा बॉन्ड है, मुझे इसकी भी बात करनी, इसकी बात करनी, इसकी बात करनी, तो ये हुक्स लॉ ये कहता है कि एक टाइम पे हम पार्टिकुलर किसी एक बॉन्ड की ही स्टडी कर सकते हैं। उसकी हम बता सकते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल क्या होंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या उसका रोल होगा, है ना। तो हुक्स लॉ हमेशा यही कहता है कि अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल की स्टडी करनी है तो पार्टिकुलर हर बॉन्ड की 1 बाय 1 स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी बात हुक्स लॉ किससे दिया गया था? स्प्रिंग से, कि जब मैं स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करता हूँ, स्प्रिंग को मैं कितना क्या एक्सटेंड करता हूँ, तो उसके जो एटॉमिक मास है, जो उसका रिड्यूस मास है, उसका जो स्ट्रेंथ, फोर्स की स्ट्रेंथ है, फोर्स जो बॉन्ड बन रहा है वो वीक है स्ट्रॉन्ग। अगर मैं मान लो उसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड करने से बॉन्ड टूट रहा है तो बॉन्ड क्या वीक है, एक्सटेंड कर रहा हूँ बॉन्ड टूट नहीं रहा तो बॉन्ड मतलब क्या है स्ट्रॉन्ग है। तो उसको कौन बताएगा? फोर्स कांस्टेंट बताएगा। उसके मास पे क्या इफेक्ट पड़ा उसको क्या बताएगा? रिड्यूस मास बताएगा। और उसकी कितनी एनर्जी थी उसको क्या बताएगा? फ्रिक्वेंसी बताएगी। ठीक है, तो हुक्स लॉ कई चीज़ों की बात करता है हमारे पास। हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर मेरे पास
किसी मॉलिक्यूल में अगर एक से ज़्यादा क्या बॉन्ड है तो हम पार्टिकुलर 1 बाय 1 एक एक बॉन्ड की बात करेंगे। एक सारे बॉन्डों को एक साथ हम उनके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं बता सकते। दूसरी बात, हुक्सला क्या कहता है, अगर मेरे पास कोई बॉन्ड है ए बी, अगर मैं उसको एक्सटेंड करता हूँ या कंप्रेस करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, तो वो बॉन्ड अगर टूट जाता है तो मतलब बॉन्ड क्या वीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या उसकी कम है ना, बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तो उसको कौन बताएगा, फोर्स कांस्टेंट बताएगा। कि अगर मेरे पास जब मैं खींच रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ, तो उसके मास, एटॉमिक मास या जो उसका रिड्यूस मास, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको बताएगा म्यू। तो देखो भाई, अकॉर्डिंग टू हुक्सला हमारे पास जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी म्यू है वो क्या है, 1/2 पाई रूट स्क्वायर रूट क्या के बाई म्यू। के बाई म्यू का मतलब के क्या है, हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या होगी, डाइन सेंटीमीटर इन क्या सीजीएस में। अगर ऐसा यूनिट की बात करूँ तो क्या, न्यूटन पर मीटर। डाइन सेंटीमीटर इनवर्स केस में सीजीएस में अगर ऐसा यूनिट की बात करूँ तो न्यूटन पर मीटर। क्या, विच इज रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जो फोर्स कांस्टेंट वो किसकी बात करेगा, स्ट्रेंथ की बात करेगा। स्ट्रेंथ क्या, कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारे पास ए बी के बीच में, है ना। और जो म्यू है वो किस क्या है, रिड्यूस मास। देखो म्यू इज द रिड्यूस मास इन ग्राम्स पर एटम ऑफ द डायटोमिक सिस्टम। कैसे निकालेंगे म्यू, m1 m2 m1 प्लस m2। अगर मेरे पास कोई भी ए बी बॉन्ड है, ए बी बॉन्ड है मेरे पास, मान लिया मैंने इसको m1 दे दिया, इसको क्या दे दिया, m2 दे दिया, है ना। तो अगर मेरे पास मैं बोल दूं कि भाई इसका m1 मास है, इसका m2 मास है, तो अगर इसका रिड्यूस मास निकालूं तो क्या, m1 m2 m1 प्लस m2। ठीक है भाई, कितना कंप्रेस कर रहा हूँ, कितना रिड्यूस कर रहा हूँ। मुझे पता है वेव नंबर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ओवर क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो मैं क्या कर दूंगा, न्यू बार क्या कर दूंगा, 1/2 पाई सी रूट के बाई म्यू। तो सीधा सा रिलेशन देखेंगे हम यहाँ से, के क्या हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, वो डिपेंड करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, और म्यू क्या रिड्यूस मास है। ठीक है, इनका रिलेशन की बात करेंगे हम। चलें आगे, देखो अब मैंने बात कर रखी फैक्टर विच डिटरमाइन द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। देखो मेरे पास ये है, न्यू है, वो क्या है, 1/2 पाई रूट के बाई क्या म्यू, यहीं से निकलेगा। अगर मेरे पास फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा तो मेरे पास वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, है ना। अगर मेरे पास रिड्यूस मास ज़्यादा तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्या, कम। देखो मैंने दो लिख रखा है, दो पॉइंट लिख रखे हैं जो डिटरमाइन करते हैं वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को। देखो भाई, देखो लिख रखा था, स्मॉलर द मास ऑफ बॉन्डेड एटम द स्मॉलर इज द रिड्यूस मास। जितना स्मॉलर मास होगा बॉन्ड का उतना रिड्यूस मास स्मॉलर होगा, देयरफॉर हायर इज द वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, क्योंकि एक दूसरे क्या है, इनवर्सली है। अगर ये कम तो ये ज़्यादा, हाँ भाई, ठीक है ना, एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरा देखो, द फोर्स कांस्टेंट के इज मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। स्ट्रेंथ की बात करेगा, देयरफॉर इट्स वैल्यू डिक्रीज विद इंक्रीज इन इट्स वैल्यू इंक्रीज विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा, मतलब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, अगर मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो मेरे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो मेरे पास क्या, फोर्स कांस्टेंट भी बढ़ेगा। देखो सिंगल बॉन्ड का जो की वैल्यू दे रखी है वो कितने रखी है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ 9 सेंटीमीटर यूनिट। डबल बॉन्ड की कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ट्रिपल बॉन्ड की कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। तो देखो जब मेरे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ डबल, सिंगल से डबल जा रहा हूँ, डबल से क्या ट्रिपल जा रहा हूँ, तो मेरे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो मेरे पास के की वैल्यू भी बढ़ रही है, और के की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मैं लिख रखा है ना, इट्स वैल्यू इंक्रीज विद इंक्रीज इन क्या, बॉन्ड ऑर्डर। तो लिख रखिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। कर लोगे भाई, ध्यान रखना, जब मेरे पास रिड्यूस मास ज्यादा होगा ना, मास ज्यादा होगा तो रिड्यूस मास ज्यादा होगा, रिड्यूस मास ज्यादा होगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या, मेरे पास जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल में जाऊंगा तो मेरे पास बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो के की वैल्यू बढ़ेगी, के की वैल्यू बढ़ेगी तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है भाई, अब बात करते हैं नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड। कैसे निकालेंगे कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितनी वाइब्रेशनल मोड आ रही हैं या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। ठीक है भाई, तो देखो मैंने लिख रखा है, नंबर ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ फंडामेंटल, कितने एब्जॉर्ब किए हैं फंडामेंटल बैंड, वो बराबर होगा नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड के बराबर होगा। ठीक है, देखो मैं लिख रखा है, सिंस ए डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज ओनली वन फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड, दैट इज क्या, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अगर मेरे पास ए बी मॉलिक्यूल है तो ए बी में तो मैं या तो स्ट्रेच ही कर सकता हूँ या कंप्रेस ही कर सकता हूँ, लेकिन बैंड तो नहीं कर सकता। बैंड होने के लिए इनके बीच में क्या होना चाहिए, एक सेंट्रल एटम होना चाहिए ना, है ना भाई। तो मेरे पास अगर सेंट्रल एटम नहीं है तो मेरे पास ए और बी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो हमेशा ध्यान रखना इनमें मैं तो इनको स्ट्रेच कर सकता हूँ या क्या इनको कंप्रेस कर सकता हूँ, लेकिन इसको क्या बैंड नहीं कर सकता। बैंड करने के लिए इनके बीच में एक सेंट्रल एटम होना जरूरी था, क्योंकि ट्राइएटॉमिक में बात करते हैं बैंडिंग की। ठीक है भाई, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मेरे पास कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है और वो भी क्या हेट्रो, आगे बात करेंगे हमेशा सिलेक्शन रूल में, जो हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल है वही वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं, होमोडायटोमिक शो नहीं करते। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करूँ तो हमें हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करूँ, ए बी की। ठीक है भाई, चलो आगे देखो, अब आगे लिख रखा है मैंने,
पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन वाइब्रेशनल मोड। ये कह रहा है कि जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है उनमें एक से ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। हमारे पास डायटोमिक में एक है तो एक से ज़्यादा ही होंगी। देखो अगर नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो कैसे निकालूंगा, 3n-6। एन क्या, एन इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे मेरे पास वाटर के अंदर कितने एटम है, 3 है, तो 3 × 3 - 6 कितने आ गए, 3 आ गए। अगर मैं क्या बात करूँ लीनियर की, तो लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे निकालूंगा, 3n-5। CO2 है, टोटल एटम कितने हैं, 3 है, लीनियर है भाई CO2 देखो ऐसे है ना, और वाटर क्या नॉन लीनियर है ऐसे। तो देखो CO2 लीनियर है, 3 × 3 - 5 तो कितने आएंगे, 4 आएंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड निकालने का भी फॉर्मूला है क्या, 3n माइनस क्या, माइनस है ट्रांसलेशनल मोड प्लस क्या, रोटेशनल मोड। देखो भाई अगर मैं लीनियर की बात करूं, लीनियर मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो उसमें ट्रांसलेशनल मोड कितनी होंगी, 3 XYZ एक्सिस के लोग, रोटेशनल कितनी होंगी 2, क्योंकि मुझे पता है कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल है तो मुझे मान लिया मेरे पास C डबल बॉन्ड O रोटेशनल मॉलिक्यूल है, लीनियर मॉलिक्यूल है। तो देखो भाई एक एक्सिस तो इसकी ये हो गई और एक एक्सिस क्या हो गई ये, तो 2 एक्सिस के अलोंग ही रोटेट कर सकता है ना ये, तो 2 एक्सिस के अलोंग ही रोटेट करेगा तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अगर मैं ट्राइएटॉमिक की बात करूँ, नहीं नॉन लीनियर की बात करूँ, नॉन लीनियर में देखो अगर मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, देखो अगर एक तो किसकी होगी, इसकी ये हो गई, एक ये हो गई, एक क्या इसके एक्सिस गल हो गई, 3 एक्सिस की बात करता है, एक एक्सिस 2 एक्सिस 3 एक्सिस की। तो यहाँ मेरे पास ट्रांसलेशन कितनी होंगी, 3, और रोटेशनल कितनी होंगी, 3। कर लोगे भाई। तो देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ लीनियर के लिए, तो 3n तो था ही, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 3n-5 की तो लिखा है मैंने यहाँ, और यहाँ क्या हुआ, टोटल कितनी होगी, 6 होगी ना, तो 3n- कितना हो जाएगा, 6। ठीक है भाई, तो यहाँ से फॉर्मूले आए हैं कि मेरे पास अगर कितनी, जब मैं बात करता हूँ लीनियर में तो 2 रोटेशनल मोड होती हैं, और उसमें कितनी नॉन लीनियर में कितनी होती है, 3 होती है, तो 3n-6 3n-5। एक ट्रिक भी है आगे अगर निकालना चाहो तो आप, अगर मेरे पास 3n- क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है लीनियर, तो उसमें क्या 3n-5। अब मुझे क्या पता कितनी स्ट्रेचिंग कितनी बेंडिंग, ध्यान रखना, तो n-1 तो क्या होंगी, स्ट्रेचिंग होंगी, और क्या 2n- क्या 4 क्या होंगी, बेंडिंग होंगी। लीनियर की बात करता हूँ। और अगर मेरे पास नॉन लीनियर है तो उसमें क्या 3n-6, तो क्या n-1 तो क्या होंगी, स्ट्रेचिंग होंगी, और 2n-5 क्या होंगी, बेंडिंग होंगी। ये ट्रिक है निकालने की, आगे की अगर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, बुक में नहीं दे रखा होगा, इसको नोट कर लेना, काम आएगा। पूछेगा कितनी स्ट्रेचिंग कितनी बेंडिंग, तो अगर मेरे पास मान लो मैं निकालना चाहूँ, मेरे पास लीनियर मॉलिक्यूल क्या है, CO2 है, तो टोटल वाइब्रेशनल मोड कितनी आएंगी, 3 × 3 - 5, तो टोटल कितनी आई, 4, है ना। टोटल वाइब्रेशनल मोड कितनी आई, 4। अब देखो मुझे यहाँ n-n कितना, 3 है, 3 - 1 है ना, 3 - 1 होगा, क्योंकि टोटल एटम कितने हैं, 3 -1 करूंगा तो कितने, 2 तो मेरे पास स्ट्रेचिंग आएंगी, और बेंडिंग निकालनी हो तो 2 × क्या 3 - 4, और कितनी आएंगी, ये भी 2 आएंगी, 2 ही बेंडिंग और 2 ही क्या स्ट्रेचिंग में, तो टोटल कितनी आ रही है, 4 ही तो आ रही है मेरे पास। निकाल लोगे, ऐसे निकाल के देख सकते हैं, यहाँ वाटर का ट्राई कर लेना आप लोग, हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम क्या, सिलेक्शन रूल की बात करेंगे, और इसके नए नए टॉपिक की बात करेंगे। सिलेक्शन रूल हो गया कि जहाँ हमारे पास, फिर पोजीशन की बात करेंगे, कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखती है, और फिर हम बात करेंगे किसकी, कि हमारे पास क्या क्या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, क्या क्या वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।